नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करते हैं ग्वालियर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इस दौरान आप देख सकते हैं मंच पर राज्यपाल भी मौजूद है और Thank you, sir. I would now request Honorable Shri Justice Anand Pathak, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, to kindly welcome and felicitate Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, by presenting him a bouquet and memento as an expression of our gratitude and a memory of this event. Thank you, sir. I would now request Honorable Shri Justice G.S. Ahluwalia, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, to kindly welcome and felicitate Shri Jyotiraditya M. Sindhya, Honorable Union Cabinet Minister for Civil Aviation and Steel, by presenting him a bouquet and memento as an expression of our gratitude and memory of this event. Thank you, ma'am. May I now request Honorable Shri Justice Milind Ramesh Phadke, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, to kindly welcome my Lord Honorable Shri Justice Ravi Malimat, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, by presenting His Lordship a bouquet and a memento as an expression of our gratitude and memory of this event. Thank you, sir. May I now request Honorable Shri Justice R.C. Varshney, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, to kindly welcome my Lord Honorable Shri Justice Rohit Arya, Administrative Judge, Gwalior Bench, by presenting His Lordship a bouquet and a memento as an expression of our gratitude and a memory of this event. Thank you, sir. May I now request Shri Rajesh Shukla, Member, State Bar Council, to kindly welcome Shri Prem Singh Bhadoria, Chairman, MP State Bar Council, by presenting him a bouquet. Thank you, sir. May I now request Shri Mahesh Goyal, Secretary, High Court Bar Association, Gwalior, to kindly welcome Shri Pawan Pathak, President, High Court Bar Association, Gwalior, by presenting him a bouquet. Thank you, sir. We will now present a video clip of a newly constructed district court complex. Can we have the video, please? है जहां वर्तमान में न्यायालय संचालित हो रही है। वर्तमान परिसर में न्यायालय कक्ष, अभिभाषक गण व पक्षकारों के बैठने के स्थान तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहा है। इन अभावों को विचार में रखते हुए वर्ष 2008 में जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन भवन की आधारशिला रखी गई थी एवं इसका वर्तमान स्वरूप आपके सामने स्क्रीन पर है। नवीन न्यायालय परिसर न केवल विशाल है बल्कि इसमें सुरक्षा, तकनीकी सुधार एवं विशेषज्ञता का मिलन है। यह हमारे समुदाय के न्यायिक प्रक्रिया को एक नए स्तर पर ले जाएगा। नवीन न्यायालय परिसर एक आधुनिक और सुरक्षित माहौल प्रदान करता है। यहाँ नवीनतम तकनीकी सुधारों को शामिल किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया को और भी सुगम बनाए रखेंगे। इस परिसर में विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं जो हमारे न्यायिक समुदाय को आरामदायक एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन परिसर में न्यायालय का संचालन प्रारंभ होने से सभी पक्षकारों, अधिवक्ता गण एवं न्यायाधीश गण को कार्य करने का अनुकूल वातावरण मिलेगा। यह सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवीन न्यायालय पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक रहेगा।
नवीन न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य 2008 में प्रारंभ हुआ था तथा 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, किंतु विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया। मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमठ द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवीन न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु गहरी रुचि ली गई तथा उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि नवीन न्यायालय परिसर ग्वालियर का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। माननीय मुख्य न्यायाधीश के अथक प्रयासों के बिना नवीन न्यायालय परिसर ग्वालियर का निर्माण कार्य पूर्ण होना असंभव था। नवीन न्यायालय परिसर की स्थापना में माननीय मुख्य न्यायाधीश के भागीरथी प्रयास के लिए मध्य प्रदेश जिला न्यायपालिका, विशेषकर ग्वालियर जिला न्यायपालिका सदैव अनुग्रहित रहेगी। धन्यवाद। Thank you. May I now request my Lord, Honorable Shri Justice Rohit Arya, Administrative Judge, Gwalior Bench, to kindly deliver the welcome address. Sir. मंचासीन मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र माहेश्वरी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.टी. शर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ महोदय एवं उच्च न्यायालय के समस्त न्यायमूर्तिगण, मंत्री परिषद के उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधिगण, मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह भदौरिया, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पवन पाठक एवं बार के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यगण, केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों से पधारे हुए अधिकारीगण तथा इस नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के उद्घाटन के महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बनने हेतु उपस्थित मातृशक्ति एवं समस्त बंधुगण का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को नवीन सर्व सुविधा युक्त न्यायालय भवन की सौगात मिलने के इस खुशनुमा अवसर पर यहाँ के गौरवशाली इतिहास पर एक दृष्टि डालना प्रासंगिक होगा। महान ऋषि गालो के नाम पर अपना ग्वालियर नाम प्राप्त करने वाला यह शहर सदैव से ही अपनी प्राचीन धरोहरों की समृद्ध विरासत के कारण इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता रहा है, जिसमें यहाँ का प्रसिद्ध किला 10वीं शताब्दी से भी अधिक प्राचीन होकर आज भी अपने गौरवशाली अतीत को दर्शाता हुआ उतनी ही बुलंदियों पर खड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्राचीन धरोहरों ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास के विश्व पटल पर दर्शित करती हैं। स्वतंत्रता पश्चात भी ग्वालियर मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी के रहते हुए अपना प्रमुख राजनीतिक महत्व रखता रहा। ग्वालियर रियासत का स्टेट प्लीडर एसोसिएशन स्वतंत्रतापूर्व इस दमनकारी विधियों के विरोध में एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आवाज उठाने में अग्रणी रहा है, जिसमें सर्वश्री पुस्तकें श्री तख्तमल, श्री हिरवे तथा श्री राम सहाय प्रमुख चेहरे रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी कई अधिवक्ता दल, जिनमें श्री राम सहाय, श्री बहेदी चरण पराशर, श्री राधा चरण शर्मा, श्री कृष्णानंद दातार, श्री R.N. करकरे एवं कई अन्य निरोध में रहे। इसके अलावा सार्वजनिक सभा राजनीतिक सुधारों हेतु संघर्ष में प्रमुख योगदान देती रही है, जिसमें वर्ष 1938-39 के दौरान नेतृत्व करते हुए एक अहम भूमिका निभाई है। प्रथम श्री लीलाधर जोशी प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर पदासीन होकर अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं। वहीं श्री तख्तमल जैन वर्ष 1956 तक इसके मध्य भारत में विलय होने के पूर्व तक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं।
उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ग्वालियर का एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे समय समय पर ग्वालियर प्रक्षेत्र के विधि के पुराधाओं एवं विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने विधिक ज्ञान और कौशल से सुशोभित किया है। और इसी कारण आज ग्वालियर अधिवक्ता संघ का विधिक समुदाय में एक अलग ही स्थान है। पुराना उच्च न्यायालय, जो वर्तमान में जिला न्यायालय है, इस भवन में संचालित हो रहा है। उस भवन का बृहद ऐतिहासिक महत्व है। इंडो ब्रिटिश शैली में सैंडस्टोन से निर्मित यह त्रिमंजिला भवन ग्वालियर के उपनगर लश्कर में जैनेन्द्रगंज चौराहा से ऊंट पुल के मध्य में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मध्य भारत के गठन 1 नवंबर 1956 के बाद उच्च न्यायालय जबलपुर की सहायक शाखा के रूप में इस भवन में स्थापित की गई थी। उस समय से लेकर 8 जनवरी 2099 तक इस भवन में उच्च न्यायालय संचालित होता रहा एवं उच्च न्यायालय के नवीन भवन में स्थानांतरित होने के पश्चात इसी भवन में, जो पूर्व से ही जिला न्यायालय था, वहां पूर्ण रूप से इस भवन में संचालित होने लगा। नवीन जिला न्यायालय परिसर का कुल क्षेत्रफल 7.28 हेक्टेयर है, जिसमें से भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 4.32 हेक्टेयर है। इस 6 मंजिला भवन में कुल 83 न्यायालयीन कक्ष हैं। भवन में पक्षकारों हेतु 125 × 35 वर्ग फुट का एक एयर कूल्ड शूटर शेड, जो कि वाटर डिस्पेंसर सिस्टम के साथ निर्मित किया गया है, जिसमें पुरुष, महिलाओं एवं निःशक्त संजनों के पृथक पृथक पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था है। नवीन न्यायालय भवन ऐसा पहला भवन है जिसमें सभी न्यायालय कक्ष एवं न्यायाधीश चैम्बर तथा उनसे संलग्न स्टेनो चैम्बर्स पूर्णतः वातानुकूलित हैं। न्यायालयीन परिसर आनुषांगिक सुविधाओं जैसे कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, न्यायालय कक्ष, दवाखाना, पोस्ट ऑफिस, फार्मेसी, बैंक, मेडिएशन सेंटर, ई सेवा केंद्र, कैंटीन, फूड कोर्ट, आइसक्रीम पार्लर इत्यादि सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त मल्टी लेवल पार्किंग एवं द्विस्तरीय बेसमेंट पार्किंग एवं लगभग 1000 क्षमता युक्त ऑडिटोरियम का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसमें लगने वाली पूंजी को अगर आप दिला सकें तो ये हम ग्वालियर शहर के लिए, ग्वालियर अधिवक्ताओं के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का आह्वान करिए ताकि मेरे विश्वास को और बल मिल जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय किया जाना आवश्यक है कि नवीन जिला न्यायालय भवन की आधारशिला लगभग 16 वर्ष पूर्व 2000 में रखी गई थी, परंतु अनेक कारणों से नवीन जिला न्यायालय भवन का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। 16 वर्ष के बड़े अंतराल के बाद ईश्वर की असीम अनुकंपा से निर्माण से जुड़े समस्त प्राधिकारियों के मध्य इस प्रकार का सामंजस्य निश्चित हुआ कि अब जाकर इस वर्ष 2024 में नवीन जिला न्यायालय का निर्माण कार्य न केवल संपन्न हो सका है, अपितु आज इसके लोकार्पण के पवित्र अवसर के साक्षी बनने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस भवन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों को अपनी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं एवं यह कामना करता हूं कि हम में से प्रत्येक का जीवन न्याय व्यवस्था की सेवा और उसे सुदृढ़ बनाने में पूर्णतः समर्पित रहे एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावी, सारभूत एवं अर्थपूर्ण सुलभ न्याय मिल सके। अंततः महाग्रंथ रामायण की इस चौपाई के साथ नवीन जिला न्यायालय भवन के इस लोकार्पण अवसर पर मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि नवीन भवन के संचालन के साथ ही जिला ग्वालियर की न्यायपालिका बार एसोसिएशन की अप्रतिम सहयोग के साथ नए आयामों को स्पर्श करेगी और न्याय की आकांक्षा में प्रतीक्षारत प्रत्येक व्यक्ति को न्यायदान में अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन करेगी। चौपाई दैविक ज्योतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरस्त नीति। अर्थात धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सनातन काल के राम राज्य में सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। श्रुति अनुसार राम राज्य में जनमानस को
दैविक अथवा दैहिक कोई ताप या कष्ट नहीं था एवं सभी लोग पारस्परिक प्रेम और सद्भाव से रहते थे। हम सभी ऐसी व्यवस्था की कामना करते हैं जहां हम सभी पारस्परिक सौहार्द बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। Thank you, my lord. May I now request Shri Pawan Pathak, President, High Court Bar Association, Gwalior, to kindly address this august gathering. नमस्कार। नवीन जिला न्यायालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय श्री जितेंद्र महतोदी जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय श्री एस.सी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मल्लिमठ साहब, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय श्री रोहित आर्या जी एवं उपस्थित अन्य सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, रजिस्ट्रार जनरल श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार श्री ए.के. मिश्रा जी, OSD श्री हितेन द्विवेदी जी, ग्वालियर के प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता जी एवं जिला न्यायालय ग्वालियर पद सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अंकुर मोदी जी, श्री M.P.S. रघुवंशी जी, श्री रोहित मिश्रा जी, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्यगण, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के सचिव श्री महेश गोयल जी एवं सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, अन्य सभी अभिभाषक संघ के उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे अभिभाषक बंधुओं, सभी मीडिया प्रतिनिधिगण, आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नवीन जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण हो रहा है। इस नवीन भवन एवं पुराने भवन के लोकार्पण में एक संयोग ऐसा भी है कि वर्ष 1937 में पुराने न्यायालय भवन का लोकार्पण ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा कैलाशवासी श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा किया गया था और आज इस नवीन भवन का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है, जो हम सब ग्वालियर वासियों के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है। पुराना जिला न्यायालय भवन माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति स्वर्गीय श्री R.C. लावठी जी एवं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति एवं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण मिश्रा जी और आज हमारे बीच उपस्थित हमारे संरक्षक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी की कर्मस्थली रही है, जिसे हम सभी गौरवान्वित हैं। हमारा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर संभवतः सारे भारत में अद्वितीय अभिभाषक संघ है, जिसमें उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के लगभग 7,000 अभिभाषक संयुक्त रूप से संघ के सदस्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री रवि मल्लिमठ साहब से बार की तरफ से मैंने सभी सदस्य अभिभाषक गण के लिए इस नवीन भवन में बैठने के लिए उपयुक्त स्थान देने का निवेदन किया था। तब हमारे आदरणीय संवेदनशील माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने कहा कि एक अधिवक्ता को न्यायालय में वकालत प्रारंभ करते ही न्यायालय परिसर में एक कुर्सी टेबल मिलना चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आश्वस्त किया कि नवीन भवन में सभी सदस्यों को गरिमा के अनुकूल स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए तालियों के स्वागत से माननीय मुख्य न्यायाधिपति के संकल्प के आधार पर अभिभाषक भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नई कोर्ट बिल्डिंग में सीट अवश्य मिलेगी। इस बार का प्रत्येक सदस्य न्यायालय के इस पुनीत कार्य में पीड़ित, गरीब, वंचित, शोषित लोगों को न्याय दान के लिए दृढ़ संकल्पित है और रहेगा। इस गरिमामयी मंच पर उपस्थित महान विभूतियों के समक्ष हमारे सम्मानी व दृढ़ प्रत्येक मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी से शासन के मुखिया से
एवं विश्वास के साथ अनुरोध व निवेदन है कि नई बिल्डिंग में अभिभाषकों के लिए उपलब्ध कराए गए विराट कक्षों में फर्नीचर एवं एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था का दायित्व शासन निर्वाह करेगा। मेरा आप उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक छोटा सा निवेदन और है कि हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारी काफी दिनों की मांग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी इस मांग को शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे तो हम अभिभाषक गण उनके हमेशा आभारी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स सो मच। Thank you so much. May I now request the guardian, motivator and guide of judiciary, our own Chief Guest, Chief Justice, my Lord, Shri Justice Ravi Malimat, to kindly address this august gathering. Sir. Shri Mangubai Patel, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Cabinet Minister for Civil Aviation and Steel, Shri J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Satish Sharma, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Rohit Arya, Administrative Judge, Gwalior Bench, Shri Prem Singh Bhadoria, Chairman, Madhya Pradesh State Bar Council, Shri Pawan Pathak, President, High Court Bar Association, Gwalior, my esteemed sister and brother judges, Shri Pradyum Singh Tomar, Cabinet Minister for Energy, Madhya Pradesh, Shri Rakesh Shukla, Cabinet Minister for New and Renewable Energy, Madhya Pradesh, former judges of the High Court of Madhya Pradesh, Shri Vivek Narayan Sejwalkar, Member of Parliament, Gwalior, Shri Deepak Singh, Divisional Commissioner, Gwalior and Chambal Division, and other officers of the administration, Shri Arvind Saxena, Inspector General of Police and other officials, the Registrar General and other officers from the Registry of the High Court, Shri P.C. Gupta, Principal District and Session Judge, Gwalior, and other judicial officers not only of Gwalior but of the entire Gwalior zone. And last but not the least, my dear members of the bar, members of the print and electronic media, a very good evening to all of you. This day has been much awaited by all of us, particularly the Gwalior legal fraternity. We are grateful to Shri Mangubai Patel, the Honorable Governor of Madhya Pradesh, for inaugurating the District Court Complex and joining us here today despite a busy schedule. A hearty welcome to the Honorable Governor. We also extend a warm welcome to Dr. Mohan Yadav, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, who is with us here today, notwithstanding a full calendar. We would also like to extend a hearty welcome to Shri Jyotiraditya Scindia, the Honorable Union Cabinet Minister for Civil Aviation and Steel, who has generously let us partake of his valuable time. We warmly welcome Justice J.K. Maheshwari and Justice Satish Sharma, judges of the Supreme Court of India, who have graciously joined us today to celebrate this momentous occasion in their home state. Post assuming charge at Madhya Pradesh, I initiated a thorough assessment of everything that was pending, from cases to reserved judgments, appointments and promotions to transfers, from structures that were under construction for an inordinate period to buildings that had run their course,
We chalked out plans to tackle each one of these, and as evidenced by statistics, have been successfully emerging on the other side. With respect to Gwalior, the district court complex was one such project which was fast-tracked and monitored on a regular basis. The foundation stone for this district court complex was laid way back in the year 2008. It was adjudged complete for usage only in the year 2024. 16 years. A structure as this cannot and must not take 16 years for construction. Another crucial project that we have envisioned for the Gwalior zone is that of a new annex building for the High Court bench. This is necessitated by infrastructural deficiencies and the inability to service the pendencies. Like with the upcoming building at Jabalpur, this new annex has been carefully designed over multiple sessions, keeping in mind practicality, functionality, austerity, and posterity. The proposal is pending with the state government, and I'm given to understand that it will be cleared shortly. An investment in infrastructure for the courts is ultimately an investment for none other than the litigants of Madhya Pradesh. Antiquated infrastructure fosters inefficiency. Inefficiency is one of the root cause for pendencies. Pendencies lead to a delay in dispensation of justice to the litigants. No litigant should have to wait for an unreasonable period of time due to lack of infrastructure to deal with the cases. When monetary investments such as these are being undertaken for the courts, it is our duty to provide a return on investments. The return on investment, insofar as the judiciary is concerned, is the dispensation of justice in a timely manner, without fear or favor, affection or ill will. The return on investment that must be provided by the advocates is aiding such dispensation of justice by effectively representing their clients while at the same time fulfilling their duties as officers of the court. It gives me immense joy to state that in Madhya Pradesh, our return on investment has reached unprecedented heights and has exceeded all expectations. As many of you are aware, in the year 2023, the High Court achieved the highest ever disposal of cases in the history of Madhya Pradesh. In 2023, the district courts have also achieved the highest ever historic disposal of old cases. 2022 is not far behind. With regard to disposal of old cases in the district courts, 2022 stands the second after 2023. With respect to the high courts, 2022 stands third, with 2023 ranking first. We were able to achieve these exemplary figures due to the many changes, big and small, visible and invisible, affected across the board over the last 2 years for the high court cases in the district courts. This scheme was also recognized by the Honorable President of India, who not only lauded the scheme, but asked us to ensure its continuance. At this juncture, I would like to take a moment to acknowledge the biggest contributors to the transformation of the Madhya Pradesh justice delivery system. Achieving the highest figures in the history of the state, especially in a large state like Madhya Pradesh, is not an easy task. It requires an army.
Therefore, the credit for this transformation goes to each such advocate and each such judge of Madhya Pradesh who has worked hard for the cause of the litigant and the cause of the justice. Perseverance prevails progress. Without hard work and without a vision, buildings will remain under construction for 16 years and cases will remain perpetually pending in the courts. Cases were pending up to 60 years at Madhya Pradesh. This is no longer the case. You, the advocates and the judges of Madhya Pradesh have provided finality to numerous such cases that were pending for 60, 40, 30 years and so on. Many congratulations to each one of you on this account. We have been succeeding, but there is a long road ahead. Cases that are pending for decades must no longer be the norm. Instead, they must be aberrations. In line with this, Vision 2047 has also been launched to ensure that in the year 2047, no case remains pending for beyond a year from its institution in Madhya Pradesh. This goal will organically achieved even if the 25 debt scheme were to be implemented as it is currently being undertaken. However, in order to leave no stone unturned, a blueprint for Vision 2047 is ready. I do hope that the new district court complex would increase the productivity of the judges and the advocates and bring us closer to this goal. I urge the judges and the advocates to make best use of the new district court complex and all other infrastructural upgrades. I would like to conclude by stating that on this day of new beginnings, let us renew our commitment to the cause of justice. Let us put the institution before the I. Let us work for the institution instead of making the institution work for us. I, on behalf of my esteemed and sister and brother judges, as well as the entire Madhya Pradesh legal fraternity, express our gratitude to Sri Mangubai Patel, the Honorable Governor of Madhya Pradesh, for graciously inaugurating the District Court Complex. I also express our gratitude to Dr. Mohan Yadav, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Jyotiraditya Scindia, the Honorable Union Cabinet Minister for Civil Aviation and Steel, Justice J.K. Maheshwari, and Justice Satish Sharma, Judges, Supreme Court of India, for making this occasion memorable. I would also like to thank the other dignitaries on and off the stage, as well as all the enthusiastic advocates and judges for gracing this occasion. Thank you. Thank you, my Lord. I would now humbly request my Lord, Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, to kindly address this august gathering. Sir. His Excellency Shri Mangubai Patel, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Honorable Dr. Mohan Yadav, Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Cabinet Minister for Civil Aviation and Steel, Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Ravi Malimath, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Honorable Judges of the High Court, former Judges of the High Court, Principal District and Sessions Judge Gwalior, all judicial officers who are present today, Mr. P.S. Bhadoria, Chairman, MP Bar Council, President of the Bar Association, Mr. Pawan Pathak, members of Executive Committee, members of Bar, and I know most of you
So, a very, very good evening to all of you. I can't take names of all of you. You are known personally to me, so please forgive me for that. It's a matter of great pleasure to be here today. I have seen the lanes and by-lanes of the courts in Madhya Pradesh during my years of practice and later during my years on the bench of Madhya Pradesh High Court. Coming here is always symbolic of homecoming, and I thank you all for inviting me to Gwalior. In present times, judicial infrastructure is recognized as one of the core components of access to justice. We have come to realize that a court must be welcoming for the litigants, not only in letter, but also in spirit. The starting point is always a court complex, which is situated to the times we live in. However, access to justice is not limited to the availability of a modern court complex. There are layers of judicial infrastructure which have to be uncovered by introducing services such as one-stop centers, e-filing centers, access to e-courts, digital payments of fine and penalties, effective legal aid, and other things. We have to uncover these layers from time to time so as to ensure a meaningful and easy access to litigants. Another point I wish to convey today is the need for extending these facilities to the second and third tier cities. Access to justice is equally, if not more, as essential in such areas. It is a known fact that availability of quality legal assistance in such areas is a challenging job, and therefore the gaps could be filled by providing easy access to justice, infrastructure and facilities to litigant. The desire for justice is equally precious in every corner of the country, and lack of suitable physical or digital infrastructure must not become an impediment in fulfillment of our constitutional promises. When I became a judge of Madhya Pradesh High Court in 2008, the first posting which was given to me was Gwalior. My tenure at Gwalior is perhaps the best time I have ever spent as a judge. And trust me, I'm not saying so to please you. It's a fact. I had been to Karnataka, I had been to Telangana, I was in Delhi. But this particular High Court, the lawyers were ready to do final hearing cases after the motion hearing work was over. Every lawyer, whether he's young or he's a senior lawyer, he was ready and prepared to argue any case every day. The people of Gwalior are very sweet and cooperative. I was extended all kind of cooperation during my tenure at Gwalior. The Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Malimat, has put in his heart and soul in developing the infrastructure of the High Court and district courts in the state of Madhya Pradesh. Large number of buildings have been constructed with the state-of-art facilities. Computerization has been done in all the courts, and all the key services are available now in the subordinate judiciary of the state of Madhya Pradesh. This is something very personal. When I was in Gwalior, I used to eat a lot of those Bahadura laddus. And one kachori is also famous, I don't remember the name, but whenever anybody used to come from Gwalior to Delhi, I always requested him to bring laddus of Bahadura. And trust me, believe me, the kind of sweetness which those laddus are having, that kind of sweetness is in the heart of each and every person from Gwalior. In the end, I would say that this could not have been achieved without the active support of the state government. And now I am sure with the new building, with better infrastructure in place, judges and lawyers shall put in more hard work to mitigate the hardships faced by the litigants, and dispensation of justice would be fast paced. On this note, I convey my best wishes and express my hope that the infrastructure shall be put to an optimum use
for the benefit of litigants. Thank you and Jai Hind. And thank you so much for calling me to Gwalior. Thank you, my lord. I would now humbly request my Lord Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, to kindly address this august gathering. Sir. शुक्लाम ब्रह्म विचार सार प्रमा माध्यम अभयदाम चाड्यांत कारापहम वीणा पुस्तक धारणीम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विद्यतीम पद्माशने संस्थाम वंदेताम परमेश्वर भगवती बुद्धि प्रदाम शाम। इस गालब भूमि की तपोभूमि में आज उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इस शहर के केंद्रीय मंत्री सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे भ्राता जस्टिस सतीश शर्मा जी, जस्टिस रवि मलिमठ, जस्टिस रोहित आर्या, उपस्थित सभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान व निवर्तमान न्यायाधिपतिगण, साथ ही मध्य प्रदेश शासन के उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, सांसदगण, वर्तमान व निवर्तमान जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर से उपस्थित सभी व आसपास के जितने भी न्यायाधीशगण, मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन प्रेम सिंह जी, उच्च न्यायालय के अध्यक्ष महोदय, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डेप्टी सॉलिसिटर जनरल, ऑफिसर्स, सीनियर एडवोकेट्स, मेंबर्स ऑफ द बार, जब मैं ग्वालियर आता हूं, चूंकि मैंने वकालत यहीं से शुरू की, जब वकालत शुरू की तो जिनके साथ की उनका स्मरण करना मुझे बहुत ज़रूरी है, और वही एकमात्र मध्य प्रदेश से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हुए, जस्टिस अरुण मिश्रा, जिनका सानिध्य मैंने पाया, जो उच्चतम न्यायालय तक गए। इन सब की याद के साथ जब मुझे पहले इस बिल्डिंग के बारे में याद आता है तो 1998-99 में जब रेणु शर्मा यहाँ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थी, सबसे पहली मीटिंग जस्टिस अरुण मिश्रा ने की थी, मुझे याद है। तब ये जगह का निर्धारण हुआ, 2000 में हुआ। शुरुआत में 54 कोर्ट रूम बने। जब मैंने पाया कि यहाँ की स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है, मैं आया था यहाँ, इंचार्ज था, तो मैंने कहा नहीं, तब ये 84 का प्रस्ताव आज आपके सामने है। इसमें कुछ फॉरेस्ट की अड़चनें थी जो सिया ने क्लियर की मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शासन का पूर्ण सहयोग इसमें था, मुझे मालूम है, और तब आज ये भवन आज आपके सामने है। यहाँ अभिभाषक समुदाय के साथ साथ मध्य प्रदेश के और ग्वालियर के कई लोग बैठे हैं, तो ग्वालियर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, और वो दिन जिसमें आज ग्वालियर को नया एयरपोर्ट, जिला सत्र न्यायालय और MITS की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज होने जा रहा है। ये 3 दिन ग्वालियर के 3 चीज़ों के लिए माना जाएगा। ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यदि हम देखें तो मुझे 60 के दशक की सिचुएशन याद आती है, और 60 के दशक में जेके गलब्रेथ ने यह कहा था, अमेरिकन एम्बेसडर ने, described India as a functioning anarchy and the institution which has kept its functioning and over a period time restored order is our judiciary. यदि मैं उस 60 के दशक से आज 60 के दशक बाद देखता हूं तो हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं,
और ये बात जो उनने कही थी वो ठीक नहीं है, ये क्लियर हो रही है। सभी ने कहा कि न्याय में भवन अकेला नहीं, हमको काम करना चाहिए। मैं कुछ बातें इंटीग्रल आपसे ऐसी टच करूंगा कि ये कैसे करें, क्या करना चाहिए जिससे ये जो हमारी कल्पना है वो साकार हो। जो मुझे याद आता है 7 दर्शन होते हैं और उनमें से एक दर्शन न्याय दर्शन है। गौतम ऋषि ने जब न्याय दर्शन की मीमांसा की तो उन्होंने लिखा था कि नियते विविक्षितार्थ अनेन इत न्याय, जिस साधन के माध्यम से हम विविक्षित यानी ज्ञान तत्व की प्राप्ति करते हैं और उस साधन के माध्यम से हम दर्शन को प्राप्त करते हैं, वो न्याय है। और उस दर्शन में स्थान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो स्थान आज आपके सामने है, ये बिल्डिंग। जब हम स्थान की बात करते हैं तो क्या स्थान से न्याय हो जाएगा या न्याय दर्शन पूरा होगा? नहीं। स्थान के बाद हम जज हैं, हम वकालत से संबंध रखते हैं, तो वकालत से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति को भारत के संविधान का स्मरण जरूर करना चाहिए। और उस स्मरण को रखते हुए मैं याद रखता हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ कि भारत के संविधान और सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, ये 2 चीज़ों का जब तक समावेश ना हो, जब तक ये स्थान और इन दोनों का समावेश करने वाले, और वो हैं जज या अभिभाषक, वो दोनों का समावेश करें और इस सबसे ऊपर जो है वो किसके लिए करें? वो है उनका स्मरण करना, वो है दीन सवन को लखत है, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सब। मैं जो आपको आज बात बताने चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि ठीक है, न्यायालय भवन हमारे पास है और ये न्यायालय भवन में समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन वो पक्षकार जो आता है, उस पक्षकार के लिए अभिभाषक बंधुओं को एकजुट होकर के और अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपना केस जज के सामने रखना है। और जज के सामने रखने के बाद जब वो यहाँ से जाता है तब उसके मन में एक डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं जिस न्यायालय में गया था उस न्यायालय से मुझे न्याय मिला। इसके लिए चाहे वो जज हों, चाहे वो वकील हों, हम सबको एकजुट होकर के और विधि अनुरूप कार्य करना ही होगा। यदि हम विधि अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये उचित बात नहीं है। ये न्याय दर्शन में आगे दिया है, 4 बातें दी हुई हैं कि क्या है नीति शास्त्र के जो हम देखते हैं तो ये प्राप्त करने के लिए क्या केस प्रस्तुत करना पर्याप्त है? नो। उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण 2, तीसरा उन्मान प्रमाण। ये उन्मान प्रमाण क्या होते हैं? ये उन्मान प्रमाण वो चीज होती है कि जब हमको मालूम है कि ये परिस्थितियां पेरीमटेरिया थिंग्स, ये लॉ फैक्ट्स एंड पेरीमटेरिया थिंग्स लॉ जब हम प्रस्तुत करते हैं, और शब्द प्रमाण जो विधि के तहत इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स के साथ जब हम अपना पक्ष रखते हैं, वकील और जज उनको समझ के न्याय करता है, तब वो नीति शास्त्र के तहत वो न्याय प्रक्रिया खत्म होती है। समय का अभाव है, मुझे मालूम है आज कार्यक्रम कई हैं, लेकिन कुछ बातें तो मैं अपनी बात को 2-2 लाइनों में कुछ वकीलों के लिए कहना चाहता हूँ, कुछ जजों के लिए कहना चाहता हूँ, और लास्ट में एक डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा मैं 2-2 लाइनों में कह करके आपको बात पूरी करूँगा। वकीलों की स्थिति कैसी होना चाहिए या उनका अंदाज कैसा होना चाहिए, बशीर बद्र ने 2 लाइनों में कहा, और उन्होंने कहा था कोई फूलों से सीखे सरफराज जिंदगी होना, कोई फूलों से सीखे सरफराज जिंदगी होना,
वहीं से फिर महकते हैं जहां से खाक होते हैं। अभिभाषक बंधुओं का जो कृत्य है वो कभी हार जाते, पक्षकार का केस भी हार गए तो कभी परेशान नहीं होते, और वही भाव पक्षकार के लिए वही दूसरे दिन उनके मन में नई बात आती है और नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को। आगे मैं जजों के लिए कुछ बात कहना चाहता हूं, और वो बात ऐसी है कि आपको और हमको कैसे काम करना चाहिए। जो हम काम करते हैं उस पक्षकार के लिए करते हैं। वो जो आदमी आपके यहाँ न्याय लेने आया है, इस व्यवस्था की जो रीढ़ है वो है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के लिए हमको और आपको काम करना है। जब काम करना है तो कोई ऐसी स्थिति आपके सामने ना आए कि आपको सोचना पड़े, और वो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। जब जज अपना आत्ममंथन करे तो वो देखे कि राख की कई परतों के नीचे तक देखा, राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस जो गुरूर, वो रुबाब, वो पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठा था। आपसे अनुरोध है कि आप जब न्याय करें तो सिर्फ और सिर्फ न्याय करें, ये पद, रुतबा, गुरूर सब छोड़ दें, और सिर्फ नीति शास्त्र के तहत जो हमको न्याय करना है वो न्याय हमको और आपको करना चाहिए। अब लास्ट में जब हम ये बात करते हैं तो इस लोकार्पण भवन के समय में आज ये सब तमाम ग्वालियर के लोग उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के तमाम जजेज उपस्थित हैं। मैं उन सबको इस सब की बधाई देता हूं, और बधाई के साथ एक बात मेरे दिल में है कि न्याय प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हुई, वो विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे, उनका न्याय शासन पूरे विश्व में लागू था और माना जाता था। कभी सोचें कि उस तहत हमने उज्जैन में क्या कुछ किया, या उज्जैन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी पुरानी, थ्रोन ऑफ विक्रम, उज्जैन के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। सोचें आप जरा कि वहां कुछ हमको न्याय प्रक्रिया से संबंधित कुछ करना चाहिए। आपसे अनुरोध है, इस बधाई के आप पात्र हैं। एमपी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन प्रेम सिंह भदौरिया जी, पवन पाठक जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यगण, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, राकेश शुक्ल जी, हमारे ग्वालियर के सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहेब, हमारे उपस्थित समस्त कोर्ट सिस्टम के महानुभावगण, हमारे अभिवाहक गण और समस्त ग्वालियर के उपस्थित मेरे परिवार के सदस्यगण और नागरिकगण, आज जैसे जस्टिस महेश्वरी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में वृद्धि लाने के लिए अधोसंरचना की लोकार्पण आज के दिवस में किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट सिस्टम के लिए, वहां दूसरी तरफ न्यायपालिका से अगर हम प्रजातंत्र में दूसरे स्तंभ की बात करें, शिक्षा जगत की, शिक्षा जगत में हमारे ग्वालियर नहीं मध्य प्रदेश की आन बान और शान माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज, उस MITS को केवल एक नया अकादमिक बिल्डिंग केवल नहीं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस आज के दिवस पर MITS को मिलने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और अगर शिक्षा जगत से हम जाएं अधोसंरचना की तरफ,
आज प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्वालियर का ऐतिहासिक नवीन हवाई अड्डा 2,50,000 स्क्वायर फुट का 16 महीने के अवधि में ग्वालियर की संस्कार और संस्कृति को पूर्ण रूप से धारण करके रिकॉर्ड टाइम में 500 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा का लोकार्पण भी हुआ है मेरे भाई और बहनों। और पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे लिए राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे समस्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, मेरे लिए एक भावनात्मक दिन भी है, क्योंकि आज मेरे पूज्य पिताजी की जयंती भी है। और आज वो जहां भी हो, उनके मन में खुशी की लहर होगी कि उनकी जयंती के दिवस पर एक क्षेत्र में नहीं, लेकिन 3 क्षेत्र में हमारा ग्वालियर, हम सबका ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है। आज का दिवस एक ऐतिहासिक दिवस है, जहां एक तरफ भारत मां अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है, उसी अमृत काल के दिवस पर, वर्ष पर ग्वालियर में एक ऐतिहासिक कदम, इस नया जिला न्यायालय परिसर का लोकार्पण हमारे प्रदेश और देश के नवरत्नों के आधार पर हो रहा है। मंचासीन नवरत्नों को मैं प्रणाम करता हूं। बौद्धिक क्षमता, न्याय की क्षमता, शासन की क्षमता और उसके ऊपर प्रजातंत्र की प्रणाली के सर्वोच्च पद पर आसीन मध्य प्रदेश के लिए हमारे राज्यपाल महोदय सभी के सभी हम सबके समक्ष एक ही मंच पर आसीन हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य का दिन शायद ग्वालियर को न मिल पाए। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि मंचासीन एक एक व्यक्ति का ग्वालियर के साथ कुछ न कुछ लगाव रहा है। आपने उद्बोधन में सुना, केवल एक व्यक्ति इस मंच पर हैं जिनका सीधा सीधा ग्वालियर के साथ या मध्य प्रदेश के साथ संबंध न हो, हमारे राज्यपाल महोदय। लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध इनके साथ है, क्योंकि मैं तो गुजरात का दामाद हूं। आज का दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे न्याय के क्षेत्र में भी है। मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया के इतिहास में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया 150 वर्ष से ज्यादा पुरानी रही है। माधव महाराज द्वितीय, हर बार जब मैं प्रथम कहता हूं तो मोहन यादव जी मुझे टोकते हैं, क्योंकि महाजी महाराज, माधव महाराज प्रथम थे, तो माधव महाराज द्वितीय के समय में उन्होंने दरबार पॉलिसी निकाली थी। और दरबार पॉलिसी 12 वॉल्यूम की किताब है। 12 वॉल्यूम की किताब है। हर एक शासक के लिए, हर एक मंत्री के लिए, हर एक न्यायाधीश के लिए, हर एक रेवेन्यू कलेक्टर के लिए, कि राज्य और स्टेट को न्याय की आधार पर कैसे चलाया जाना चाहिए। और उस दरबार पॉलिसी के तहत पहला न्याय की प्रक्रिया समूचे ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर से लेकर आपके मालवा अंचल तक लेकर आपके राजस्थान के झालावाड़ तक लेकर पूर्ण रूप से ग्वालियर स्टेट के अधीन पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की गई थी। इसके साथ उनके पुत्र, मेरे दादा, मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज ने सन 1938 में ग्वालियर की हाई कोर्ट की बिल्डिंग की लोकार्पण की थी।
उस समय विधि मंत्री मौलवी सैयदुद्दीन हैदर साहब थे। ग्वालियर स्टेट के चीफ जस्टिस जीके शिंदे साहब थे। और उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की तरह सभी अधिवक्ता, सभी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। हाई कोर्ट के गेट पर एक बड़ा लॉक लगाया गया था। उस लॉक में न्याय प्रक्रिया की पूर्ण लेख लिखी गई थी और वो बड़ा लॉक भी ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा बनाया गया था। चाबी मेरे आजोबा के हाथ में दी गई। वो चाबी चांदी की चाबी नहीं थी, वो चाबी इस्पात की चाबी थी। और जब उन्होंने लॉक खोला और कार्यक्रम में उन्होंने उद्बोधन दिया, तो उन्होंने कहा अपने उद्बोधन में कि मैंने ये निर्णय लिया कि ये लॉक चांदी की चाबी से नहीं खोली जाएगी, ये लॉक इस्पात की चाबी से खोली जाएगी, क्योंकि ग्वालियर स्टेट में न्याय सभी के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। यह निश्चय और संकल्प में लेता हूं। और अंग्रेजी में उनका वाक्य था, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम। He said in his speech, like steel, justice should be useful. न्याय उपयोगी होनी चाहिए। Justice should be unbending. न्याय को कभी झुकना नहीं चाहिए। Justice should be easily available. सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। Justice should be untarnished. न्याय के ऊपर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और जस्टिस शुड बी एफिशिएंट। न्याय की दक्षता सदैव होनी चाहिए। और उनका ये वाक्य 1938 में, करीब 100 साल पूर्व, आज भी उतना ही संदर्भ रखता है 2024 के भारत में। मेरे भाई और बहनों, आज मैं बाबा साहब अंबेडकर का स्मरण करता हूं। बाबा साहब ने भारत को अपना संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि भारत को प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक ऐसा संविधान दिया जाए जो ओपन हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो और जो मॉडर्न हो। एक ऐसा संविधान जो खुला हो, जिसकी दूरदर्शिता हो और जो एक आधुनिक संविधान हो। और कण कण में इस संविधान के आधार पर हर भारतवासी ने पिछले 75 वर्षों में अपना मार्ग, अपना भी, अपने राज्य का भी और भारतवर्ष का भी प्रशस्त किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारी संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है और संविधान ही सभी नागरिकों को जहां एक तरफ अपना हक देता है, वही संविधान भी हम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी तय करता है। और आज इस प्रणाली की जो विस्तारीकरण हो रही है, आज इस कार्यक्रम में, जहां कानून की निष्पक्ष व्याख्या हो, उसका उपयोग सुनिश्चित हो, जहां अहम भूमिका में नागरिक के संवैधानिक हकों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, लोकतंत्र प्रणाली के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक संकल्प हम लोग सब लें। और भारत की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इस कुशल प्रजातांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक अपना संकल्प ले पाए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पुरानी अंग्रेजी हुकूमत, कॉलोनियल माइंडसेट को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। हमारे न्यायाधीशों के साथ, विधि के विभाग के साथ कई नए लॉज हम लेके आए हैं, कई नई सोच विचारधारा हमने उत्पन्न की है। उदाहरण के तौर पर
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, लॉ ऑफ मीडिएशन, जो लीगल पॉलिसी और लेजिस्लेटिव सिस्टम को एक नई शक्ति प्रदान करती है। आज इस कार्यक्रम में जहां हम लोग एक भौतिक, डिजिटल और मानव संसाधनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे संपूर्ण न्याय विभाग को, जिन्होंने ये इमारत खड़ी की है। पर ये केवल इमारत नहीं है, इस इमारत में हजारों आत्माएं बसती हैं, लाखों लोगों की आशाएं बसती हैं। 83 कमरों का ये इमारत 115 करोड़ रुपए की लागत से आज आधुनिकता का प्रमाण मध्य प्रदेश के लिए नहीं लेकिन देश के लिए बनता है। और मेरे दिल की गहराइयों से मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करना चाहता हूं। अंत में मेरे 5 छोटे छोटे सुझाव हैं जो मैं अर्पित करना चाहता हूं। भारत अपना सफर अमृत काल से शताब्दी काल में तय कर रहा है, और अमृत काल से शताब्दी काल का ये जो सफर है, ये आपका और हमारा कर्तव्य काल का भी सफर है। इस कर्तव्य काल के सफर में हमारी पूर्ण कोशिश है कि न्याय की सुविधा में नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो, हमारी न्याय की सुविधा हर गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए उपयोगी हो, और उसी के साथ कानून को भी सबसे सरल भाषा में सबके लिए उपलब्ध हो। इन 3 लक्षणों के साथ आने वाले समय में मैं अपने सभी युवा साथियों को भी अनुरोध करूंगा कि न्याय की प्रक्रिया में जरूर आप संविधान के चर्चा पर वीडियो और रिकॉर्ड जरूर पढ़ें। उस सिस्टम में जो चर्चा हुई, जो आदान प्रदान विचारों का हुआ, उससे भौतिक और भावनात्मक नई ऊर्जा हम लोगों को प्रदान होती है और राष्ट्र के प्रति नया संकल्प बढ़ता है। और अंत में एक ही अनुरोध है कि जैसे भारत आज आत्मनिर्भरता के प्रति बढ़ रहा है, भारत एक विकासशील देश से विकसित भारत में परिवर्तित हो रहा है। मेरी दिल की अंतरात्मा की ख्वाहिश है कि न्यायपालिका में भी जितने मेरे युवा साथी हैं, उतनी मेरी महिलाएं साथी भी आगे आए, ताकि भारत में एक पूर्ण बैलेंस और संगम के साथ भारत को हम आगे बढ़ाते जाएं। आज के दिवस पर इस कार्यक्रम के लिए मेरे दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I would now humbly request Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, to kindly address this august gathering. जिला न्यायालय लोकार्पण के अवसर पर विराजमान महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, मेरे भाषण के पहले अभी जिनने अपनी बात पूरी की, हमारे अपने लोकप्रिय नेता यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, अभिनंदन करें सिंधिया जी का, माननीय महामहिम का, और मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति माननीय माहेश्वरी जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय मलिमठ जी, हमारे रोहित आर्या साहब, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वय, माफ करना मेरा गला बैठा हुआ भाषण दे देकर, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बैठे जिसका गला बैठा और बाकी बोलने वाले इतने तो अपना काम वैसे निपट जाता है। मैं आज के इस नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर
ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है और लोकतंत्र के जीवित रहने के मुखिया के नाते से महामहिम हमारे यहाँ मौजूद है। और ये बात भी सही है कि जुडिशरी भवन के बनने से कितने पक्ष अलग अलग आनंदित होते हैं। एक पक्ष जो जुडिशरी में सीधे सीधे इन्वॉल्व है वो हमारे अभिभावकगण और न्यायाधीशगण, दूसरे हमारे पक्ष विपक्ष के संबंधित पक्षकार, तीसरा इन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली सरकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में जिस जगह भवन का ये लोकार्पण हुआ उसका इतिहास भी हमारे सामने आया। 1938 में स्थापित होने वाली हाई कोर्ट में जिला कोर्ट भी चलता आया और नया भवन जब बनकर के अलग अलग जगह हुआ है। मैं माननीय माहेश्वरी जी बता रहे थे कि ये लंबी श्रृंखला है, ऐसे कई भवनों की भूमिका में उनका बड़ा रोल है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सरकार का मुखिया होने के नाते से ये सारे सुझाव भी मैं अपने आप में संकलित करता जा रहा हूं, क्योंकि डिमांड आएगी तो घूम घाम के आना एक ही जगह, दूसरा कोई उसका स्थान नहीं है और वो गलत भी नहीं है। अगर अभिभाषक की कोई व्यवस्थाओं के हमको कोई व्यवस्था खर्च करना है तो भी क्या गलत है, और न्यायालय से जुड़े हुए किसी पक्ष में कोई आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात अंततः ये बात सही है कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संबंधित पक्ष जो इंतजार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याय की आशा अपेक्षा लेके आ रहा है, उसके साथ न्याय हो। और मैं अपनी शुभकामना देता हूं, निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि इतना बड़ा भवन उसकी आशा अपेक्षा पे जरूर खरा उतरेगा। ये मैं शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से। हमारा तंत्र इतना बढ़िया है। मैं माननीय माहेश्वरी जी से बात कह रहा था कि मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना घटी और उस घटना का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि है तो जनता के संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन उसके अपने रोल रहते हैं। दो झुग्गी वाले पास रहते हैं। एक झुग्गी में रहने वाली महिला, उसके पति भी घर में नहीं, 2-3 बच्चे उसके। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए वो सबसे पहले उनको अपना तैयार करके उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती, फिर 6 बजे से जाग करके आसपास में बर्तन वर्तन मांज करके 8:30-9 बजे तक दूसरे क्या काम करती, और 9 बजे बाद वो अपनी दाड़की करने के लिए 9 बजे से 6 बजे किसी के काम करने जाती थी। बेचारी एक अकेली महिला इतनी मेहनत करती, तो जिन सामने घरों में जाती बर्तन मांजने, वो भी बड़े उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन जैसा होता है कि पास में जो घर था, वो झुग्गी थी जिसकी, वो दारू पी करके अपने घर में रोज लड़ाई करता रहता था, और लड़ने के बाद दोनों लड़ते थे, और स्वाभाविक से वो पास में महिला रहती, अपने बच्चों को लेकर के बिना बात से उनसे भी झगड़ा करने लग जाते। वो जैसे तैसे अपने को बचा बुचू के अपने बच्चे पाल पोस रही। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते पत्नी को गुस्सा आता तो अपने घर में से पेट्रोल निकाल करके अपने शरीर पे डाल लेती है अपने हाथ से, और वो पति मौजूद है और वो आग लगा लेती। अब पति भी उसको बचाने के बजाय खुद बच के दूर खड़ा हो जाता है, और संयोग से आसपास वाले निकलते हैं और जलती महिला को बुझा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन देखने के बाद में भी जब वो हॉस्पिटल जाती तो पता नहीं क्या होता है। महिला मरने के पहले बयान में उस पे घास पेट्रोल किसने डाला, आग किसने लगाई, वो पड़ोस की महिला का नाम लिखा देती, जिसके छोटे छोटे बच्चे, जिसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे हमको मालूम, मृत्युपूर्व कथन में तो बेचारी वो फांस की फंस गई। अब ये जो मोहल्ले वाले सब मेरे पास आए कि ये कैसे भी करके इस महिला के छोटे छोटे बच्चे, ये जेल में जा रही है, अब बचा लो इसको कैसे भी करके। मेरे पास कुछ उसका उत्तर नहीं था। मैं क्या करता था, मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, यहाँ के न्यायाधीश है एडीजे में प्राधिकरण का अध्यक्ष, उनके मकान अभी सरकारी मकान मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपना प्राधिकरण का मकान दिया था, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा।
तब तक टीआई से बोला कि भाई ये काम करना, इस महिला को पकड़ना मत, नहीं तो इसके बच्चे को कौन रोटी खिलाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और संयोग ऐसा होता कि मैं वो टीआई को भी बोलता हूँ, टीआई मेरी बात मान जाता है। इधर से मैं न्यायाधीश के पास जाता हूँ कि साहब ऐसा करना कि आपका जो फैसला होगा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसकी बेचारी की जमानत जल्दी हो जाए तो इसका काम चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात पूरी उनने ध्यान से सुनी। उनने कहा भाई एक काम करो, ये पूरा जमानत करने से काम नहीं चलेगा, आप 1-1.5 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं इसका फैसला ही कर दूंगा। और मुझे वास्तव में अपनी न्यायपालिका पे गर्व हुआ कि 1.5 महीने के अंदर उनने 302 मर्डर का पूरा फैसला उस महिला के पक्ष में दे दिया। मुझे लगा कि वास्तव में ये न्याय जिंदा है। ये कुछ भी किया होगा, कैसे किया ये बात सही है, लेकिन ये मुझे एक बात की पीड़ा आज भी है कि ये हमारी न्याय व्यवस्थाओं के माध्यम से कहीं न कहीं ये कोई ऐसे रास्ते हो सकते क्या कि न्याय को कोई तीसरा पक्ष से भी मालूम पड़े। वो क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान की न्याय व्यवस्था में सीआरपीसी, आईपीसी जो संशोधित करके रूप ला रहे हैं, हो सकता है ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं के नजदीक पहुंचे। और आज नहीं तो कल क्या ऐसा हो सकता है, जैसे विक्रमादित्य की बात माननीय माहेश्वरी जी ने कही है कि हमारे अपने बलबूते पर भी कोर्ट के कार्य व्यवहार को लेकर के, कोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर, यद्यपि कई फैसले हमारे लिए मिसाल बनते हैं, आने वाले समय में उससे कोई लाइन बनती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न्याय परंपरा बहुत प्राचीन है, हो सकता है परमात्मा करेगा निश्चित रूप से कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। लेकिन आज तो मैं ग्वालियर की धरती पर आकर के न्यायालय भवन, इतना बड़ा भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है, उसका लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और यहाँ के बार एसोसिएशन ने जो मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Honorable Governor of Madhya Pradesh has made this moment memorable by inaugurating this new district court complex. I would now humbly request Shri Mangu Bhai Patel, Honorable Governor, Madhya Pradesh, to kindly grace this august gathering by delivering his inaugural address. Sir. सभी को नमस्कार। जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स ग्वालियर के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नागर विमान एवं अस्पताल भारत सरकार मंत्री श्री, ऐसे तो मैं मध्य प्रदेश में हूं इसलिए उनको बेटा कहूंगा, गुजरात जाऊंगा तो जरूर दामाद कहूंगा, मगर दामाद भी बेटा ही होता है। ऐसे ज्योतिरादित्य जी, न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जस्टिस जेके महेश्वरी जी, न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जस्टिस एस.सी. शर्मा जी, मुख्य न्यायाधीशपति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस रवि मलिमत जी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट जस्टिस रोहित आर्या जी, चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल श्री प्रेम सिंह भदौरिया जी, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के पवन पाठक जी, उपस्थित न्याय तंत्र से जुड़े हुए सभी जजेस गण, ऑफिसर मित्रों, भाइयों बहनों, महानुभाव, पत्रकार मित्रों, जिला न्यायालय ग्वालियर के नवीन परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज मैंने देखा न्याय तंत्र के काम में भी रामायण की चौपाई सुनने मिलती है और संस्कृत के श्लोक भी यहाँ अब सबको मिलना सुनना मिला है। मैं समझता हूँ सही में
भारत अभी विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। न्यायालय को न्याय मंदिर के रूप में माना गया है। यह मंदिर विधि द्वारा स्थापित शासन के नागरिकों की न्याय की आशा और अपेक्षा को पूरा करता है। किसी भी देश की प्रगति, शांति, सुराज और कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता का आधार वहाँ है कि न्याय व्यवस्था होती है। हमारी न्यायपालिका देश के आम आदमी के समान और गर्व का केंद्र है, क्योंकि वह उसकी गरिमा, अधिकारों की रक्षक और लोकतंत्र की सजग प्रहरी है। हम सभी ने देखा है कि अनेक अवसरों पर न्यायपालिका के जन सरोकार के प्रति संवेदनशीलता, न्यायिक सक्रियता से जन और तंत्र के मूल्यों की रक्षा हुई है। मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी न्याय प्रणाली हमारी न्याय व्यवस्था विश्व के अनेक देशों के लिए न्याय नवाचारों की प्रेरणा का केंद्र है। लोक अदालतों में कम खर्चीले, सुलभ और जल्द न्याय की व्यवस्था है। विधि के सहायता के प्रावधान विश्व में अभिनव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्याय प्रणाली को प्रभावी और सामाजिक बनाने के लिए निरंतर सुधार और नवाचार किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुविधा, ई कोर्ट ऐप, अनेक न्यायालयीय प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधा से आमजन को बड़ी राहत मिली है। नए भारत के निर्माण की इस अमृत प्रसंग में आज की उपलब्धियां कल के भविष्य रूप की रूपरेखा बनाने की प्रेरणा और अवसर है। भविष्य में हमारी न्याय व्यवस्था में गरीब, वंचित, कमजोर और पिछड़े को सस्ता, सुलभ और तत्काल न्याय उपलब्ध हो, इस चिंतन किया जाना चाहिए। ऐसे राज्यपाल के नाते से कई जगह जाना होता है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी 2-3 जेलों में भी गया। छोटे छोटे बच्चे 12-15 साल, कुछ न कुछ गुनाह किया होगा, छोटा बड़ा। उसको देखकर मेरे मन में आया कि ये बच्चा ने क्या कर दिया होगा कि इसको जेल काटनी पड़ती है। मैं जेलर से पूछा कि भैया क्या है इसमें, तो अलग अलग बात हुई। मैंने देखो बोला कि अभी तो 12-15 साल का है, सारा जीवन उनका पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, चोरी चपाटी की होगी इसलिए इसको सजा मिली है, मगर वो अनपढ़ है और कोर्ट में कैसे जमानत के लिए अप्लाई करना है वो भी मालूम नहीं है उनको। उनके पास पैसे भी नहीं है। कोई ऐसी सुविधा की जाए कि कोई पढ़े लिखे बच्चे को सप्ताह में 1-2 बार बुलाओ। ऐसे लोगों को जिसको अप्लाई होना भी मालूम नहीं है, जमानत कैसे मालूम मिलेगी वो भी मालूम नहीं है, ऐसे सुविधा उपलब्ध कराओ कि जैसे ऐसे बच्चे को छुटकारा मिले और अगला जीवन उसका अच्छा बने। मैंने तभी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी बात किया कि देखो भैया, सभी जेल में देखो तो छोटी मोटी चोरी किया है, कुछ गुनाह किया है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो अपने सोचकर ऐसे बच्चे को नया जीवन जीने का हमको अधिकार भी देना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं उस दिशा में सरकार ने प्रयत्न भी किया है और यहाँ मुख्यमंत्री भी बैठे हैं तो उनको भी मैं कहूंगा कि ऐसे बात देख लीजिए, क्योंकि बार एसोसिएशन ने अभी जो यह कुछ रखा और सभी का उन्होंने मंजूर कर दिया, ऐसा ऐलान भी कर दिया, तो हमारी भी बात सुने मुख्यमंत्री श्री और एक भी बच्चे का भी क्या करके आगे चले। कानूनों की सरलतम भाषा में व्याख्या न्याय